बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीज़ान टीवी के प्लेटफॉर्म से मोहसिन खान एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन या शॉर्टली GSM को। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने सेलुलर कम्युनिकेशन की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया था, तो इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हम GSM आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दरखास्त है कि अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कुछ ड्राइविंग फोर्सेस की क्यों हम GSM की तरफ चले गए, GSM की कुछ बेसिक हिस्ट्रीज, किस तरीके से GSM स्टार्ट हुआ। तो अगर हम ड्राइविंग फैक्टर्स की बात करें तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड था वो अनकम्पेटेबल था यूरोपियन एनालॉग सेलुलर सिस्टम के साथ। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, एग्जिस्टिंग सिस्टम अपने मैक्सिमम कैपेसिटी लिमिट को पहुंच चुका था और इसके अलावा जो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम था उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी। चूंकि एनालॉग डिवाइसेस बहुत महंगे होते हैं इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन को हम प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन। कुछ हिस्ट्री के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 1982 में कॉन्फ्रेंस ऑफ यूरोपियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन ने ग्रुप ऑफ स्पेशल मोबाइल या शॉर्टली GSM का आगाज कर दिया। फिर 1987 में 15 ऑपरेटर्स ने जो कि 13 कंट्रीज से बिलोंग करते थे एक MOU साइन कर लिया कि GSM को एक साथ हम ऑपरेट करेंगे। 1991 में फिनलैंड के ऑपरेटर ने GSM नेटवर्क को लॉन्च कर दिया था और फिर 1982 से एक मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ GSM स्टार्ट हो गया और तकरीबन 2000 तक GSM दुनिया का एक पॉपुलर 2G टेक्नोलॉजी बन गया था। GSM का नाम बाद में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन रखा गया। अगर हम वर्ल्ड वाइड डिप्लॉयमेंट की बात करें, GSM के अभी तक टोटल 930 नेटवर्क्स मौजूद हैं जो दुनिया के 222 रीजन्स या कंट्रीज में डिप्लॉय हैं और तकरीबन 5 बिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पूरी दुनिया में GSM को यूज कर रहे हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्केट शेयर में GSM का तकरीबन 90% हिस्सा है। अब हम आ जाते हैं GSM नेटवर्क आर्किटेक्चर की तरफ। तो अगर हम आर्किटेक्चर को गौर से देखें तो सबसे पहले हमारे पास मोबाइल फोन है जो कि बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है। फिर डिफरेंट बेस स्टेशंस BSC के साथ कनेक्टेड होती हैं। याद रहे कि BSC मल्टीपल बेस स्टेशंस को कवर करती हैं। इसके बाद ड्रॉ के जरिए से हम MEC के साथ कनेक्टेड होते हैं। MEC एक तरफ रजिस्टर्स के साथ और दूसरी तरफ गेटवे MEC के साथ कनेक्टेड होती है। गेटवे MEC हमें अदर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जबकि लोकल रजिस्टर्स जैसे कि HLR, VLR, ऑथेंटिकेशन रजिस्टर, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर वगैरह, ये सारे यूजर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि आया ये यूजर हमारे नेटवर्क का हिस्सा है या नहीं है और किन किन सर्विसेज को इस यूजर ने एक्टिव कराया हुआ है। GSM एक पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क है। जो हमने स्टैंडर्ड देखा, ये एक स्टैंडर्ड है जो कि मल्टीपल कंट्रीज में डिप्लॉय है। इनकी कंपोनेंट्स में जैसा कि हमने देखा मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन, मोबाइल स्विचिंग सेंटर और लोकेशन रजिस्टर्स वगैरह है। अगर हम GSM के सब सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास रेडियो सब सिस्टम ऑल रेडियो एक्सपेक्ट्स को कवर करता है। फिर है नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम जिसकी फंक्शनलिटीज में कॉल फॉरवर्डिंग, हैंड ओवर्स और स्विचिंग वगैरह आ जाती है। और उसके बाद हम ऑपरेशन सब सिस्टम की तरफ जाते हैं जिनका काम सारा नेटवर्क की मैनेजमेंट का काम है। इस स्लाइड में GSM के नेटवर्क को मजीद ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास BSS एक सब सिस्टम है जो कि ड्रॉ तक के नेटवर्क को कनेक्ट करता है। एक BSS मल्टीपल BTS और एक BC पर मुश्तमिल होती है। जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा था, हमारे पास रेडियो सब सिस्टम है। तो रेडियो सब सिस्टम को हम BSS या बेस स्टेशन सब सिस्टम भी कहते हैं। इसमें से बेस स्टेशन सब सिस्टम मोबाइल स्टेशन से लेकर BSC तक और BSC से लेकर ड्रॉ लिंक तक का जो कनेक्शन है इसको हम BSS बोलते हैं। इसके बाद एक MEC के पास मल्टीपल BSS कनेक्टेड होती है और फिर MEC नेटवर्क सब सिस्टम के जरिए से इंटरनल रजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बड़े वाला ओवल शेप है ये एक MEC एरिया को रिप्रेजेंट करता है। एक PLMN नेटवर्क में एक से ज्यादा MEC एरियाज हो सकते हैं, जैसा कि लाहौर की अपनी एक MEC है, पेशावर की अपनी MEC है, कराची की अपनी MEC है। इस स्लाइड में हम GSM के एलिमेंट्स को सब सिस्टम के लिहाज से डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने सब सिस्टम्स को डिस्कस किया था, हमारे पास RSS, NSS और OSS ऑपरेशनल सब सिस्टम मौजूद है। RSS या BSS
जिसमें हमारे पास मोबाइल स्टेशन, BTS, इनके दरमियान एयर इंटरफेस जो कि UM इंटरफेस से रिप्रेजेंट हो रहा है, फिर BTS और BSC के दरमियान लिंक और BSC से MSC के दरमियान जो लिंक्स है ये सारे RSS या BSS के अंदर आते हैं। वहां से हम नेटवर्क सब सिस्टम की तरफ जाते हैं जो कि BSC और MSC के दरमियान लिंक जो कि ए लिंक कहलाता है पर मुश्तमिल है। साथ में दो MSCs के दरमियान लिंक्स, MSCs और रजिस्टर्स वगैरह जो हमारे पास मौजूद है जैसे कि HLR, VLR, गेटवे MSC और IWF पर मुश्तमिल है। OSS में हमारे पास ऑथेंटिकेशन सर्विसेज सारी आती है जो ऑपरेशन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि ऑथेंटिकेशन रजिस्टर, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रजिस्टर। इस स्लाइड में GSIM आर्किटेक्चर के सिग्नलिंग मेथड को दिखाया गया है। अगर बाकी आर्किटेक्चर को हम देखें तो हमने तकरीबन डिस्कस किया है, लेकिन अगर नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम में हम देखें तो डॉटेड लाइन हमारे पास SS7 सिग्नलिंग सिस्टम को शो कर रहे हैं। याद रहे कि SS7 एक सिग्नलिंग सिस्टम है जो डिफरेंट सिग्नलिंग के फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसकी डिटेल हम ट्रांसमिशन, स्विचिंग एंड सिग्नलिंग के सब्जेक्ट के एंड पर देखेंगे। अब हम आगे मूव करते हैं। इस डायग्राम में GSIM के इंटरफेसेस को रिप्रेजेंट किया गया है जिसने डिफरेंट GSIM कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले मोबाइल स्टेशन और BTS के दरमियान एयर इंटरफेस है जिसे UM इंटरफेस भी कहते हैं। वहां से हमारे पास BTS और BSC के दरमियान ABIS इंटरफेस है। BSC और MSC A इंटरफेस के जरिए से कनेक्टेड है। फिर डिफरेंट रजिस्टर्स के दरमियान कनेक्शंस, रजिस्टर्स का MSC के दरमियान और रजिस्टर का आपस के दरमियान जो कनेक्शन है उसको भी डिफरेंट इंटरफेसेस के जरिए से दिखाया गया है। याद रहे कि ये इंटरफेसेस हमारे पास लिंक्स है जिसमें से हर लिंक की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन जैसे कि डिले, डेटा रेट और बैंडविड्थ वगैरह है। अब हम आर्किटेक्चर का सबसे फर्स्ट पॉइंट मोबाइल स्टेशन को डिस्कस कर रहे हैं। मोबाइल फोन का सबसे मेन फंक्शन यूजर को फिक्स नेटवर्क का एक्सेस प्रोवाइड करना है और इसके साथ वो सर्विसेज जिसके लिए यूजर ने सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर हम स्पेसिफिकेशन के लिहाज से देखें तो मोबाइल फोन के बहुत सारे अकसाम हो सकते हैं जैसे कि हैंड मोबाइल फोन से लेकर कार इंस्टॉल मोबाइल टर्मिनल और स्मार्ट मोबाइल फोन तक। इसके अलावा अगर हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो मोबाइल स्टेशन हमें डेटा डिवाइसेस लाइक फैक्स मशीन और कंप्यूटर तक भी इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर मोबाइल स्टेशन का कंप्लीट डायग्राम दिखाया गया है। अगर हम मोबाइल स्टेशन के डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास दो फंक्शनल पार्ट्स पर मुश्तमिल है, हार्डवेयर पार्ट एंड सॉफ्टवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर पार्ट जो कि GSIM रेडियो इंटरफेस पे मुश्तमिल है। इसके अलावा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या सिम कार्ड पर मुश्तमिल होता है। सिम कार्ड में यूजर की आइडेंटिटी स्टोर होती है। अगर सिम कार्ड हमारे पास न हो तो हम सिर्फ इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। अगर हम डायग्राम देखें तो राइट साइड पर हमारे पास एंटीना है जहां से हम RA प्रोसेसिंग को रिसीव कर सकते हैं। फिर रिसीव्ड सिग्नल की डिसाइफरिंग होती है, वहां पर चैनल एन्कोडिंग, इंटरलीविंग और मैसेज जनरेटिंग के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। वहां से रिसीवर के ऑडियो सिग्नल को स्पीकर को दिया जाता है या फिर अगर हमें शॉर्ट मैसेज रिसीव हुआ है तो उसको डिस्प्ले किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम ट्रांसमीटर साइड देखें जो कि नीचे वाला साइड है तो ट्रांसमीटर कीबोर्ड के साथ कनेक्टेड है। वहां से हम जो मैसेज लिखते हैं या ऑडियो सिग्नल जो हम बोलते हैं उस पर चैनल डिकोडिंग, इंटरलीविंग वगैरह और मैसेज जनरेटर वगैरह के फंक्शंस परफॉर्म करके साइफर किया जाता है और वहां से RA प्रोसेसिंग के बाद मैसेज को एंटीना को ट्रांसमिट किया जाता है। एंटीना इस मैसेज को बेस स्टेशन तक ट्रांसमिट करता है। अगर हम मोबाइल स्टेशन को मोर डिटेल में देखें तो हमारे पास मोबाइल फोन बजाते खुद, मोबाइल फोन के फंक्शंस, इंटरफेसेस एसोसिएटेड विद द मोबाइल स्टेशन, प्रोटोकॉल एसोसिएटेड विद द मोबाइल स्टेशन और टिपिकल मोबाइल स्टेशन साइज एंड वेट, इन चीजों पर मुश्तमिल है। अगर हम मोबाइल स्टेशन को देखें तो मोबाइल स्टेशन बजाते खुद मोबाइल टर्मिनल एडाप्टर और सिम कार्ड पर मुश्तमिल होता है। एक मोबाइल स्टेशन के मेन फंक्शन में सबसे पहला है ऑल रेडियो एंड सिग्नल प्रोसेसिंग फंक्शंस। जिस तरीके से हमने मोबाइल स्टेशन के डायग्राम में देखा था, द इनिशियल सिस्टम एक्विजिशन और मॉनिटरिंग रिसीव्ड सिग्नल क्वालिटी एंड लेवल। सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन का ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है जिसके जरिए से हम सिग्नल की क्वालिटी और सिग्नल स्ट्रेंथ लेवल को मॉनिटर करते हैं ताकि हम टाइम पर हैंड ओवर, हैंड ऑफ्स वगैरह के फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसके अलावा एडजेसेंट चैनल्स की मॉनिटरिंग भी मोबाइल स्टेशन के फंक्शंस में शामिल है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि मोबाइल फोन एक सिम कार्ड, हैंडसेट और टर्मिनल एडाप्टर पर मुश्तमिल है। याद रहे कि टर्मिनल एडाप्टर हमारे पास बैटरी होती है। अब हम मोबाइल फोन के फंक्शन को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन था वो था ऑल रेडियो एंड सिग्नल प्रोसेसिंग फंक्शंस। इनमें से स्पीच एनकोडिंग, चैनल एनकोडिंग, इंटरलीविंग, मॉड्यूलेशन और पावर एम्प्लीफिकेशन के फंक्शंस शामिल हैं। ये सब क्या है इसकी तफसील हमने डाटाकॉम में पढ़ा है। अगर आप इसकी मजीद तफसील देखना चाहते हैं तो
सेंसिटिव डेटा का बहरोज प्रोजन वाले बुक का चैप्टर नंबर 3 और 4 एक मरतबा देख ले। इसके बाद सेकंड हमारे पास था द इनिशियल सिस्टम एक्विजिशन। ये एक इम्पोर्टेंट वर्क है जो कि मोबाइल स्टेशन परफॉर्म करता है। इसकी तफसील कुछ इस तरीके से है कि जब हम मोबाइल फोन को स्विच ऑन करते हैं तो मोबाइल सिस्टम अपने करस्पॉन्डिंग जी सिम सिस्टम को लोकेट करता है। मोबाइल फोन में जिस ऑपरेटर का सिम पड़ा हो, स्विच ऑन होने पर ये उसी ऑपरेटर के फ्रीक्वेंसीज को सर्च करता है। आमतौर पर मोबाइल फोन जिस एरिया में स्विच ऑफ हुआ था उसी एरिया के रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ये सर्च करता है। अगर उधर की फ्रीक्वेंसीज ना मिले तो फिर ये करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर के एंटायर फ्रीक्वेंसी बैंड को सर्च करता है। इसकी रीजन ये है कि मे बी के मोबाइल फोन पेशावर में स्विच ऑफ हुआ हो और दोबारा से इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में स्विच ऑन हो जाए। आमतौर पर मोबाइल स्टेशन अपने करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सर्चिंग के लिए BCCA चैनल्स यूज करता है। थर्ड नंबर हमारे पास था मॉनिटरिंग रिसीव्ड सिग्नल क्वालिटी एंड लेवल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हैंड ओवर्स और हैंड ऑफ्स को डिस्कस किया था, तो मोबाइल स्टेशन दो तरह के फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक रिसीव्ड सिग्नल क्वालिटी और दूसरा रिसीव्ड सिग्नल लेवल। रिसीव्ड सिग्नल क्वालिटी हमें BSC से मोबाइल स्टेशन तक के चैनल का बिट एरर रेट बताता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि चैनल ज्यादा पैडेड तो नहीं है या चैनल पर ज्यादा बिट एरर रेट तो नहीं है। जबकि रिसीव्ड सिग्नल लेवल हमें रिसीव्ड सिग्नल का स्ट्रेंथ बताता है कि डिस्टेंस की वजह से सिग्नल स्ट्रेंथ एक करस्पॉन्डिंग लेवल से कम तो नहीं हुआ, ताकि हम हैंड ओवर कर सके। सबसे लास्ट काम जो हमारे पास मोबाइल स्टेशन का था वो था मॉनिटरिंग एडजेसेंट चैनल्स। एडजेसेंट चैनल को मॉनिटर करना भी हैंड ओवर के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। एक मोबाइल स्टेशन को अपने करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट सेल्स का और उसके सिग्नल स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। एक्टिव कॉल के दौरान मोबाइल फोन अपने नाइबर चैनल्स के सिग्नल स्ट्रेंथ को कंटिन्यूअसली परफॉर्म करता है और इस सिग्नल स्ट्रेंथ को कंटिन्यूअसली बेस स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करता है, ताकि इन द केस ऑफ हैंड ओवर्स एमएससी जल्द से जल्द हैंड ओवर का डिसीजन ले सके। इंटरफेसेस एसोसिएटेड विद द मोबाइल स्टेशन, इसको तो हमने तकरीबन डिस्कस किया था कि हमारे पास यूजर इंटरफेस होता है, एयर इंटरफेस जो कि बेस स्टेशन के साथ है, डेटा इनफेक्स इंटरफेसेस और सिम कार्ड इंटरफेस। अब अगर हम सिम कार्ड की बात करें, एक सिम कार्ड IMSI नंबर पर मुश्तमिल होता है, जिससे एसोसिएटेड एक MSISDN नंबर जो कि हमारा करस्पॉन्डिंग सिम कार्ड नंबर होता है और उसका करस्पॉन्डिंग पिन नंबर। हम अक्सर देखते हैं हमारे पास मोबाइल फोन में पिन और पक कोड्स होते हैं। ये पिन उसमें जाता है ताकि कोई और हमारे सिम को यूज न कर सके। अब अगर हम सिम कार्ड को देखें, एक सिम कार्ड का साइज आमतौर पर 15 मिलीमीटर इंटू 25 मिलीमीटर के साइज में होता है। सिम कार्ड में दो तरह का डेटा सेव होता है, एक परमानेंट डेटा और दूसरा रिमूवेबल डेटा। परमानेंट डेटा में हमारे पास यूनिक मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी थ्रू IMSI नंबर, ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स, ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम और एन्क्रिप्शन कीज एंड एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स वगैरह होते हैं, जो कि स्पेसिफिक यूजर की सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होते हैं। रिमूवेबल डेटा में हमारे पास TMSI नंबर, जिसे हम टेम्पररी मोबाइल सब्सक्राइबर नंबर बोलते हैं, और लोकेशन एरिया की आइडेंटिफिकेशन वगैरह होती है। याद रहे कि ये सारा डेटा HLR और VLR से एसोसिएट किया जाता है। एक मोबाइल स्टेशन का रेडियो इंटरफेस प्रोटोकॉल 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। लेयर 1 जो कि रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट सब लेयर कहलाता है, लेयर 2 मोबिलिटी मैनेजमेंट सब लेयर और लेयर 3 कनेक्शन मैनेजमेंट सब लेयर पर मुश्तमिल है। इन लेयर्स की तफसील कुछ इस तरह से है कि जो लेयर 1 या रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट सब लेयर है, तो उन तमाम फंक्शंस पर मुश्तमिल होता है जो कि जरूरी होता है एक रेडियो कनेक्शन की एस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा रैंडम एक्सेस स्कीम्स की इंफॉर्मेशन, हैंड ओवर्स की इंफॉर्मेशन, पेजिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन इस लेयर के फंक्शंस में शामिल है। मोबिलिटी मैनेजमेंट सब लेयर या लेयर 2 कंटेन्स ऑल द फंक्शंस दैट आर नेसेसरी टू लोकेट एंड ट्रैक ए मोबाइल सब्सक्राइबर। जैसा कि हमें किसी स्पेसिफिक मोबाइल फोन की लोकेशन और ट्रैकिंग के लिए मोबिलिटी मैनेजमेंट सब लेयर की जरूरत होती है। मतलब ये कि स्पेसिफिक मोबाइल फोन किस बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है, किस MSC में है, किस BTS एरिया में है, लोकेशन अपडेटिंग स्कीम्स, IMSI वगैरह और ऑथेंटिकेशन के फंक्शंस मोबिलिटी मैनेजमेंट सब लेयर के फंक्शंस में शामिल हैं। फिर हम आ जाते हैं कनेक्शन मैनेजमेंट सब लेयर की तरफ। दिस लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड टर्मिनेटिंग ए कॉल। कोई स्पेसिफिक कॉल एस्टेब्लिश होता है या उसकी टर्मिनेशन होती है, तो ये सारा काम कनेक्शन मैनेजमेंट सब लेयर में परफॉर्म होता है। कॉल कंट्रोल प्रोसीजर, सप्लीमेंट्री सर्विसेज, सपोर्ट फंक्शंस, अदर सर्विसेज जो हम यूज करते हैं जैसे कि डेटा सर्विसेज, फॉर एग्जांपल अजान अपडेट्स, SMS वगैरह, MMS वगैरह के सर्विसेज कनेक्शन मैनेजमेंट सब
लेयर के फंक्शन में शामिल है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द GSM मॉड्यूल, जो कि BTS या बेस ट्रांसीवर स्टेशन कहलाता है। बेस स्टेशन एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि किसी जियोग्राफिकल एरिया को रेडियो कवरेज प्रोवाइड करता है। एक सेल के अंदर मोबाइल स्टेशन अपने करस्पॉन्डिंग बेस स्टेशन के साथ कम्युनिकेटिंग लिंक एस्टेब्लिश करता है। BTS और मोबाइल स्टेशन के दरमियान कम्युनिकेशन GSM के एयर इंटरफेस के जरिए से परफॉर्म होती है। एक BTS पर आमतौर पर ओमनीडायरेक्शनल या सेक्टर एंटीना, इस डायग्राम में डिफरेंट बेस स्टेशन को दिखाए गए हैं, जैसे कि एक टिपिकल BTS एंटीना सिस्टम, माइक्रोसेल BTS वगैरह और फेमटोसेल BTS वगैरह। आमतौर पर एक BTS डिफरेंट ट्रांसमीटर और रिसीवर्स का सेट है। एक GSM BTS पर आमतौर पर 16 ट्रांसमीटर और रिसीवर हो सकते हैं, जिसमें से एक ट्रांसमीटर या रिसीवर तकरीबन 8 यूजर्स शेयर कर सकते हैं। 8 यूजर्स क्यों शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। एक BTS के मेन वर्क में हमारे पास सेंडर इज टू प्रोवाइड कन्वर्सेशन बिटवीन ट्रैफिक डेटा ऑन द नेटवर्क साइड एंड RF कम्युनिकेशन ऑन द मोबाइल स्टेशन साइड। और यूजर के एप्लीकेशन के मुताबिक एक BTS माइक्रोसेल्स, मैक्रोसेल्स, ओमनीडायरेक्शनल या सेक्टर एंटीना पर मुश्तमिल हो सकता है। आमतौर पर एक बेस स्टेशन एक फिक्स नेटवर्क का पार्ट है जो कि एक मोबाइल स्टेशन को रेडियो इंटरफेस के जरिए से एक फिक्स नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है, जो कि रेडियो एक्सेस से रिलेटेड और कॉल से रिलेटेड इश्यूज को, जैसा कि रूटिंग और एड्रेसिंग रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करता है। आमतौर पर एक बेस स्टेशन में RF ट्रांसमीटर, रिसीवर और एंटीनाज लगे हुए होते हैं, जो कि एक कॉल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी है। एक GSM नेटवर्क में BTS की लोकेशन क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा अहम मसला है। इसके लिए हम ऐसा एरिया सेलेक्ट करते हैं जहां पर मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल स्ट्रेंथ मौजूद हो। इसके अलावा अपने सराउंडिंग के तमाम एरियाज को ये स्पेसिफिक लोकेशन से कवरेज प्रोवाइड कर सके। BTS की लोकेशन के लिए बाकायदा प्लानिंग की जाती है और स्पेसिफिक लोकेशन को एक प्रोसीजर के बाद ढूंढा जाता है, जो कि किसी भी स्पेसिफिक सेलुलर नेटवर्क के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक BTS के साथ दो तरह के इंटरफेसेस होते हैं। सबसे पहले है बेस इंटरफेस, जो कि BSC और BTS के दरमियान होता है। ये इंटरफेस एक डिजिटल PCM लिंक पर मुश्तमिल होता है, जिसका डेटा रेट 2.048 मेगाबिट्स पर सेकंड या 1.536 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है। BTS और BSC के दरमियान जो लिंक है वो 64 kbps ट्रांसमिशन पर काम करता है। यूजर और BTS के दरमियान जो लिंक है वो एयर इंटरफेस पर मुश्तमिल है और उसका रेट 16 kbps होता है। इसलिए BTS को 16 kbps पर सेकंड, एयर इंटरफेस को 64 kbps पर सेकंड डिजिटल PCM मैसेज में कन्वर्ट करने के लिए स्पेसिफिक फ्रेगमेंटेशन का वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर या BSC की तरफ। BSC नेटवर्क पार्ट का पहला पॉइंट है, जो कि BTS के ट्रैफिक को MSC तक पहुंचाता है। आमतौर पर BSC BTS के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। BSC को GSM नेटवर्क में पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस किया गया ताकि MSC पर वर्कलोड को रिड्यूस किया जा सके, जिसकी वजह से MSC के फंक्शन सिर्फ कॉल कंट्रोल और मोबिलिटी मैनेजमेंट वगैरह और स्विचिंग के फंक्शंस रह जाते हैं। एक BSC ट्रैफिक कंसंट्रेशन, ट्रैफिक एंड डेडिकेटेड कंट्रोल मैनेजमेंट, रैंडम एक्सेस, चैनल कोडिंग और डिकोडिंग, टाइमिंग एडवांस, मेजरमेंट्स, पेजिंग, हैंडओवर्स और एन्क्रिप्शंस के फंक्शन परफॉर्म करता है। एक BSC को हम देखें तो ये एक स्मॉल डिजिटल एक्सचेंज की तरह का वर्क परफॉर्म करता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, बहुत सारे BTS को ये कंट्रोल करता है और MSC के लोड को कम करता है। कुछ स्पेसिफिक वर्क्स जो कि BSC परफॉर्म करता है उनमें से हैंड ऑफ मैनेजमेंट्स, महू मैनेजमेंट्स, पावर कंट्रोल, क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के वर्क्स परफॉर्म करता है। ट्रो BSC के साथ लगा होता है। जिस तरह की BTS में हमने डिस्कस किया था कि एक तरफ हमारे 16 kbps का यूजर इंटरफेस है और दूसरी तरफ 64 kbps का डिजिटल लिंक है, तो इन दोनों के दरमियान जो फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन का फंक्शन परफॉर्म होता है वो ट्रो परफॉर्म करता है। आमतौर पर ट्रो BSS का पार्ट है, लेकिन ऑपरेशनली ये BSC के साथ कनेक्टेड होता है। ट्रो को हम MSC से BTS वाले साइड पर या MSC से BSC वाले साइड पर भी लगा सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ट्रो को अगर हम MSC के साथ लगाए, हमारे पास नेटवर्क पर ट्रांसमिशन कॉस्ट काफी कम हो जाती है। इस स्लाइड में ट्रो का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें एक तरफ MSC लगा हुआ है और दूसरी तरफ BSC। एक ट्रो ब्लॉक इंटरनली ट्रांसकोडर, कंट्रोलर, ट्रांसकोडर और एक्सटर्नल PCM इंटरफेसेस पर मुश्तमिल होता है। एक्सटर्नल PCM इंटरफेसेस के एक तरफ MSC के इंटरफेस और दूसरी तरफ BSC के इंटरफेसेस लगे होते हैं। BSC की तरफ के इंटरफेसेस आमतौर पर E1 ट्रंक लाइन होती है, जो कि 120 यूजर्स के चैनल के बराबर होती है, जबकि MSC वाले साइड पर T1 ट्रंक होती है, जो कि 24 यूजर्स चैनल के बराबर होती है। अगर हम GSM आर्किटेक्चर को देख ले तो हमने तकरीबन पूरा BSS अप टू MSC तक हमने
डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास ऊपर वाले साइड पर ऑपरेशनल रजिस्टर्स और नीचे वाले साइड पर गेटवे एमएससी रहती है, जिसको हमने डिस्कस करना है। तो अगर हम एमएससी की बात करें, एमएससी एब्रिविएशन है मोबाइल स्विचिंग सेंटर का, जो कि एक सेलुलर नेटवर्क को लैंडलाइन नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। जीएसएम की एमएससी एक आमतौर पर आईएसडीएन स्विच के बराबर काम करती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मोबिलिटी वगैरह के फंक्शंस एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं। एक जीएसएम नेटवर्क में एक से ज्यादा एमएससीज हो सकती हैं, जिसमें एक एमएससी की फंक्शनलिटी को बढ़ा दिया जाता है ताकि वो अदर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करे, जिसे हम गेटवे एमएससी भी बोलते हैं। अदर जितने भी नेटवर्क्स होते हैं वो गेटवे एमएससी के साथ सेलुलर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करेंगे। अब हम आ जाते हैं रजिस्टर्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है HLR। HLR एब्रिविएशन है होम लोकेशन रजिस्टर्स का। HLR एक डेटाबेस है जिसमें से परमानेंट और सेमी परमानेंट डेटा जो कि यूजर के साथ एसोसिएट होता है सेव किया जाता है। बाय डिफॉल्ट हर नेटवर्क में एक HLR होता है। HLR में जो इंफॉर्मेशन सेव होती है उनमें IMSI या इंटरनेशनल मोबाइल सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्विस सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन, सप्लीमेंट्री सर्विसेज, करंट लोकेशन ऑफ द सब्सक्राइबर वगैरह सेव होते हैं। HLR एक एमएससी का इंटीग्रल पार्ट होता है। अगर हम VLR की बात करें तो VLR एब्रिविएशन है विजिटर लोकेशन रजिस्टर का। ये एक टेम्पररी डेटाबेस है जो कि एक स्पेसिफिक एमएससी के अंदर की इंफॉर्मेशन को सेव करता है। फॉर एग्जांपल, एक यूजर की मेन एमएससी पेशावर है लेकिन वो मूव करता है लाहौर एमएससी की तरफ, तो लाहौर एमएससी में जो उसकी टेम्पररी इंफॉर्मेशन होगी वो VLR में सेव होगी। आमतौर पर हर एमएससी में एक VLR होता है। टिपिकली हर एमएससी में एक VLR होता है। VLR का मेन टास्क HLR से बर्डन को रिड्यूस करना है। जब एक यूजर एक एमएससी से दूसरी एमएससी की तरफ मूव करता है तो उसकी टेम्पररी इंफॉर्मेशन HLR से VLR की तरफ मूव कर जाती है। VLR को स्विच के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। अब हम आ जाते हैं ऑथेंटिकेशन और इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑथेंटिकेशन सेंटर, जो कि इंटीग्रल पार्ट है HLR का। एक रजिस्टर यूजर की जो सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन होती है वो ऑथेंटिकेशन सर्वर प्रोवाइड करता है। इसमें हमारे पास एन्क्रिप्शन टेक्निक्स और दो सिक्योरिटी लेवल जो कि F51 और F52 है। F51 USA और यूरोप में यूज होता है, जबकि F52 को कॉम कंट्रीज लिस्ट में यूज होता है, जो कि दुनिया के बाकी कंट्रीज में इस एल्गोरिथम को यूज नहीं किया जाता। इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर रिस्पांसिबल होता है किसी स्पेसिफिक इक्विपमेंट की ट्रैकिंग और उसकी किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन या सर्विस के लिए एलिजिबिलिटी को। EIR आमतौर पर EIR में 3 टाइप्स के लिस्ट मेंटेन होते हैं। सबसे पहला व्हाइट लिस्ट जो कि अप्रूव्ड मोबाइल टाइप्स के लिए होता है। दूसरा ब्लैक लिस्ट जो कि बेयर्ड मोबाइल टाइप्स के लिए है, और ग्रे लिस्ट जो कि ट्रैक्ड मोबाइल टाइप्स के लिए है। व्हाइट लिस्ट के यूजर्स अप्रूव्ड होते हैं, जबकि ग्रे लिस्ट के यूजर्स वो यूजर होते हैं जिनकी ट्रैकिंग हो रही होती है, जबकि ब्लैक लिस्ट के इक्विपमेंट्स आमतौर पर बेयर्ड या ब्लॉक स्टेटस में होते हैं। अभी तक जीएसएम के लिहाज से जितने टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी हैं उनमें से सबसे पहले हमने मोबाइल स्टेशन पढ़ा, जो कि कंसिस्ट कर रहा था मोबाइल इक्विपमेंट और सिम पर। फिर हमने बेस स्टेशन सब सिस्टम पढ़ा जो कि BTS और BSC पर मुश्तमिल था। NSS में हमारे पास MSC थी, MSC की कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस वगैरह, फिर HLR, VLR, ऑथेंटिकेशन रजिस्टर्स और ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सेंटर्स इसमें शामिल है। हमारे आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम GSM का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल चैनल्स, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह हम इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।